हेलो डियर, स्वागत करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो है जीएनएम थर्ड ईयर के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस है और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 का है, वीडियो नंबर 9वां है। ठीक है, तो आप लोग के लिए अभी तक मैं लगभग 18 से 20 जो है आप लोग को मैं शॉर्ट क्वेश्चन करा चुका हूँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 में। लेकिन आप लोग कितना कॉपी बनाए हैं, कितना क्वेश्चंस को लिखे हैं, वो तो आप ही जानिएगा। लगभग 9वां वीडियो है तो सभी वीडियो में 2-2 प्रश्न लेकर आ ही रहे हैं, तो लगभग 18 से क्वेश्चन तो कम नहीं ही होगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आपको लगभग 30 से 35 क्वेश्चन मैं शॉर्ट कराऊंगा, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस कराएंगे जहां से आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आज जो हम लेकर आए हैं यह है हमारा RNTCP के बारे में आप लोग सुने होंगे। आर का मतलब रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, RNTCP। RNTCP का हिंदी में कहते हैं संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक मतलब टीबी नियंत्रण कार्यक्रम। विस्तार पूर्वक समझाने के लिए आपसे पूछ सकता है 5 नंबर में। ठीक है, चलिए इसको जो है हम लोग देखते हैं कि क्या होता है राष्ट्रीय संशोधित तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम RNTCP। ओके, चलिए सबसे पहले RNTCP का फुल फॉर्म पूछ देगा तो रिवाइज नेशनल, R फॉर रिवाइज, N फॉर नेशनल, T फॉर ट्यूबरकुलोसिस, C फॉर कंट्रोल, P फॉर प्रोग्राम। रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ओके, समझ गए। चलिए राष्ट्रीय संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम या तपेदिक किसी को कहते हैं। ओके, सबसे पहले आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा कि RNTCP जो है मतलब RNTCP से पहले, चूँकि यह संशोधित कार्यक्रम है तो कहीं ना कहीं यह पहले कार्यक्रम आया होगा, उसको संशोधित किया गया होगा। तो राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम जो है 1962 में प्रारंभ किया गया। मीन्स यह RNTCP से पहले एक और कार्यक्रम आया था टीबी के कंट्रोल के लिए, जो 1962 में ही इसको जो है प्रारंभ किया गया। लेकिन इसमें कुछ संशोधन कब किया गया, इसमें 1993 में इसे संशोधित किया गया और इसका नाम जो है RNTCP पड़ा, जिसका शुरुआत 1993 में हुआ। ठीक है, इसमें होता यह है कि कार्यक्रम के उचित प्रबंध करना, ठीक है, पर्याप्त फंडिंग की कमी, दवाइयों की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाना आदि। ठीक है, देखिए ये तो चीज़ें हैं जो 1962 में जो कार्यक्रम शुरू हुआ टीबी के नियंत्रण के लिए, इसमें कुछ कमी था। जैसे कमी ये था कि टीबी के लिए कार्यक्रम का प्रबंध का अभाव था, पर्याप्त यहाँ पे फंडिंग नहीं हो पाता था, दवाई का उपलब्ध जो है उतना नहीं हो पाता था। तो ये सब कमी जो है वह राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम टीबी में था जो 1962 में सर्वप्रथम शुरू हुआ। लेकिन इन कमियों को दूर करने के लिए, किन कमियों को, कार्यक्रम के प्रबंधन का अभाव, पर्याप्त फंडिंग के कमी, दवाइयों की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाना, इस सब में जो है कमी था। तो इन कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने क्षय रोग के रोकथाम की अपनी रणनीति में परिवर्तन किया। ठीक है, मतलब जो पहले का कार्यक्रम था 1962 वाला, उसमें कमी जो एक कमी सब है इसको दूर करने के लिए भारत सरकार ने क्षय रोग के रोकथाम के लिए अपनी जो पहले का रणनीति था उसमें इन्होंने चेंजेज किया, परिवर्तन किया। सन 1993 में संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम RNTCP की शुरुआत की गई, जो 1962 में राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का संशोधित रूप है 1993 वाला। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। कब लागू हुआ, कब आया, किन जो पहले था उसको क्यों हटाकर ये चीज़ें लाया गया, तो आप लोग वो भी समझ गए। अब इसका मुख्य उद्देश्य चलिए देखते हैं कि आखिर ये कार्यक्रम किन उद्देश्य के लिए लाया गया। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले इसका उद्देश्य यही था इस कार्यक्रम का कि अच्छी गुणवत्ता वाले जो स्पुटम का टेस्ट होता है जिससे टीबी पता चलता है, उसके अच्छे गुणवत्ता के माइक्रोस्कोप के द्वारा परीक्षण किया जाए और क्षय रोग के कम से कम 70% मामले को पता लगाया जाए। मतलब चूँकि जो राष्ट्रीय जो कार्यक्रम था 1962 वाला, इसमें उतना क्वालिटी के चीज़ें उपलब्ध नहीं था, इसलिए 1993 वाला में यह लक्ष्य रखा गया, यह उद्देश्य था कि कम से कम 70% मामले जो है स्पुटम से ही पता चल जाए। ठीक है, इसके लिए उच्च गुणवत्ता के माइक्रोस्कोप के जरिए स्पुटम का परीक्षण निर्धारित किया गया इसमें। ओके, उसके बाद है शॉर्ट टर्म कीमोथेरेपी द्वारा क्षय रोग के संक्रमित मामलों की कम से कम 85% रोग मुक्ति की दर प्राप्त करना। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य भी था कि जो शॉर्ट टर्म कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी मतलब रसायन के द्वारा उपचार करना, इसके जो है संक्रमित मामलों को कम से कम 85% मामले को जो है क्या करना, टीबी से मुक्त करना। किसके जरिए, शॉर्ट टर्म के कीमोथेरेपी के जरिए। ठीक है,
सूचना शिक्षा एवं संप्रेषण सेवाओं का विस्तार करना। टीवी के लिए सूचना शिक्षा और संप्रेषण सेवाओं का विस्तार करना इसमें उद्देश्य इसका रखा गया। ठीक है, मतलब सूचना का शिक्षा का और संप्रेषण का सेवाओं का विस्तार करना। नेक्स्ट था क्षय रोग के बेहतर तरीके से निदान एवं उपचार को सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना। मतलब इस कार्यक्रम में ये भी निर्धारित किया गया, इसका उद्देश्य ये भी है कि क्षय रोग को बेहतर तरीके से निदान और उपचार के लिए यह सुनिश्चित किया जाए और अनुसंधान का मतलब रिसर्च के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य है ये भी। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें निदान भी किया जाता है। इसका एक उद्देश्य भी है निदान करना भी, डायग्नोसिस। तो 2 सप्ताह या इससे अधिक अवधि तक अगर खांसी है तो स्पुटम स्मीयर का परीक्षण करवाना इसका एक और उद्देश्य है। ठीक है, उसके बाद यदि एक या दोनों परीक्षण पॉजिटिव हो तो स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव टीबी है, डॉट्स थेरेपी प्रारंभ करें। अगर स्पुटम टेस्ट अगर 1 या 2 बार कराया गया और दोनों बार अगर एक या दोनों में अगर परीक्षण पॉजिटिव आता है स्पुटम, तो जो है डॉट्स थेरेपी प्रारंभ करना इसमें कहा गया। ठीक है, यदि दोनों परीक्षण निगेटिव आए तो खांसी का उपचार हेतु 2 सप्ताह के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। बहुत लोग को ऐसे भी होता है कि नॉर्मल भी जो है खांसी होता है लेकिन टीबी नहीं रहता है और लंबे समय से खांसी रहता है, तो उनको सिर्फ जो है एंटीबायोटिक जो है खांसी के लिए दिया जाता है 2 सप्ताह तक। ठीक है, अगर किसी का स्पुटम पॉजिटिव आ जाता है तो फिर उसमें जो है डॉट्स थेरेपी दिया जाता है। तो ये सब बताया गया कब, ये सब उद्देश्य है 1993 के RNTCP के नेशनल रिवाइज ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के। समझ गए। यदि दोनों परीक्षण निगेटिव आए तो वक्ष एक्सरे करवाएं। अगर दोनों जो है टेस्ट निगेटिव आए तो चेस्ट का एक्सरे करवाना चाहिए, हो सकता है फेफड़ा में कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है ना। यदि एक्सरे पॉजिटिव आए तो टीबी का उपचार प्रारंभ करें। ठीक है, यदि निगेटिव आए तो टीबी नहीं है। अगर एक्सरे में भी अगर देखिए अगर स्पुटम में परीक्षण निगेटिव ही आ जाता है, ठीक है, ऊपर में देखे हैं कि 75% मामले में 70% मामले में पता लगाया जाए, स्पुटम से टेस्ट किया जाए तो 70% मामले में स्पुटम से पता चल जाता है, लेकिन 30% मामले में जो है स्पुटम से पता नहीं चल पाता है, स्पुटम निगेटिव हो जाता है, बट वहाँ पे टीबी व्यक्ति को रहता है। तो एक्सरे कराया जाता है और एक्सरे से अगर पॉजिटिव आ जाता है तो टीबी का उपचार प्रारंभ कर दिया जाता है। यदि एक्सरे में भी निगेटिव आता है तो टीबी का उपचार नहीं होता है। तो ये सब जो है आपके क्या है उद्देश्य है, निदान कैसे करवाना चाहिए, ये सब टीबी के निदान है कि कब जो है डायग्नोसिस होनी चाहिए। ठीक है, और ऊपर में ये सब जो हम लोग देखे हैं ये सब हम लोग इसका उद्देश्य देखे हैं कार्यक्रम के। ठीक है, चलिए तो ये सब चीज़ें जान गए कि 70% मामले में अच्छे गुणवत्ता का माइक्रोस्कोप से स्पुटम टेस्ट करवाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा 70% मामले का पता लग सके टीबी का। शॉर्ट टर्म में कीमो के जरिए 85% रोग को जो है मुक्ति दर प्राप्त करना। सूचना शिक्षा संप्रेषण सेवाओं का विस्तार करना। क्षय रोग के बेहतर निदान और उपचार के लिए सुनिश्चित करना कि अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना, मतलब रिसर्च को बढ़ावा देना मिलता है यहाँ से। तो ये सब उद्देश्य था। बाकी निदान कब किया जाता है तो 2 सप्ताह या इससे अधिक खांसी है तो स्पुटम स्मीयर का टेस्ट करवाना चाहिए। अगर दोनों जो है टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है 2 बार करवाने के बाद दोनों अगर स्पुटम और स्मीयर दोनों अगर परीक्षण पॉजिटिव आता है तो फिर जो है डॉट्स थेरेपी शुरू करनी चाहिए। ओके, अगर दोनों निगेटिव आते हैं और 2 सप्ताह तक अगर खांसी है तो फिर एंटीबायोटिक देनी चाहिए खांसी के लिए। यदि दोनों परीक्षण स्पुटम और स्मीयर दोनों अगर निगेटिव आते हैं तो एक्सरे का टेस्ट करवाना चाहिए। ठीक है, यदि एक्सरे पॉजिटिव आए तो टीबी है और नहीं आए तो टीबी नहीं है। अगर टीबी है तो डॉट्स थेरेपी प्रारंभ करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं डॉट्स थेरेपी में क्या होता है। देखिए, क्षय रोग के प्रभावी उपचार हेतु देश में वर्ष 1993 में संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत डॉट्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अब जो 1993 में जो डॉट्स थेरेपी है यह 1993 में ही रिवाइज के साथ संशोधन के साथ ही शुरू किया गया डॉट्स थेरेपी इस कार्यक्रम में। ओके, डॉट्स का पूरा नाम होता है D फॉर डायरेक्ट, O फॉर ऑब्जर्व, T फॉर ट्रीटमेंट, S फॉर शॉर्ट कोर्स एक साथ। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, मतलब यहाँ पे ये चीज़ है, डॉट्स का पूरा नाम ये चीज़ है, आप लोग को मैं बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग को मैं एक चीज़ बताता हूँ कि क्षय रोग के प्रभावी उपचार हेतु इस थेरेपी के अंतर्गत सभी दवाइयाँ स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रत्यक्ष अवलोकन यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में दी जाती है। अर्थात क्षय रोगी दवाई लेने के लिए अस्पताल से स्वास्थ्य केंद्र तक आता है जहाँ वह मौजूद स्टाफ की मौजूदगी में दवाई निगलता है। देखिए, डॉट्स थेरेपी होता यह है, मैं बताता हूँ।
कि जो भी टीबी के रोगी होते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा कि जो भी टीबी वाले मरीज़ होते हैं वो RNTCP में जो यहाँ पे शुरू किया गया ये आपका रिवाइज प्रोग्राम 1993 में, इसी में डॉट्स थेरेपी भी शुरू किया गया। इसमें होता यह है कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष अवलोकन में, मतलब जो भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं उनके प्रत्यक्ष मतलब उनके सामने में मरीज को जो है दवाई खिलवाया जाता है और स्वास्थ्य केंद्र पर यह दवाई जो है मिलता है। और वहाँ पे जो है क्या होता है कि मरीज को प्रत्यक्ष अवलोक में मतलब डायरेक्ट सामने जो है क्या किया जाता है कि यह डॉट्स में जो भी दवाइयाँ मौजूद होता है इसमें जो है मरीज को खिलवाया जाता है अस्पताल में, किसके सामने, कार्यकर्ता के सामने में, समझ गए। इसीलिए इसे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। ओके, और डॉट्स थेरेपी क्या है, तो डॉट्स थेरेपी में दवाइयों का समूह होता है, ठीक है, बहुत सारे दवाई होते हैं जिसको हम लोग कीमो भी कह सकते हैं। तो ये जो है आपका चलाया जाता है, इसीलिए इसे शॉर्ट कीमोथेरेपी कहा जाता है, शॉर्ट टर्म कीमोथेरेपी। ओके, जिसमें दवाइयाँ जो है दिया जाता है वहाँ जहाँ वह मौजूद स्टाफ की मौजूदगी में दवाई निकलता है। इसमें यही होता है कि स्टाफ की मौजूदगी में दवाई निकलना जाता है, ठीक है। अब जो डॉट्स थेरेपी होता है यह 2 फेज में होता है, एक इंटेंसिव फेज होता है और एक कंटिन्यूएशन फेज होता है, ठीक है, एक इंटेंसिव फेज और एक कंटिन्यूअस फेज। चलिए चीज़ों को देखिएगा। डॉट्स को इंटेंसिव फेज के अंतर्गत 6 रोगी सभी दवाइयाँ अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद स्टाफ की उपस्थिति में निकलता है। ये दवाइयाँ एक दिन छोड़कर एक दिन दी जाती है, अर्थात 6 रोगी सप्ताह में 3 दिन अस्पताल जाकर स्टाफ की मौजूदगी में दवाई लेता है। अब चूँकि डॉट्स थेरेपी है तो डॉट्स थेरेपी में 2 फेज होता है, एक इंटेंसिव फेज और एक कंटिन्यूअस फेज। तो जो इंटेंसिव फेज में जो दवाइयाँ दिया जाता है तो इसमें डायरेक्ट जो है मरीज को जो है केंद्र पर, स्वास्थ्य केंद्र पर जाना पड़ता है, अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर सरकारी, जहाँ पे मरीज को स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो भी ANM हो या जो भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो उसके सामने में दवाइयाँ जो है दिया जाता है। और इसमें एक दिन छोड़कर एक दिन मरीज को अल्टरनेट जो है जाना पड़ता है, यानी सप्ताह में 6 दिन खुला रहता है तो 3 दिन जाना पड़ता है, एक दिन छोड़ कर, ठीक है। और यह में जो है अस्पताल में स्टाफ के मौजूदगी में दवाई लेता है पेशेंट जो 6 रोगी होता है। तो यह इंटेंसिव फेज होता है, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूअस फेज में होता यह है कि रोगी को सप्ताह के प्रथम दिन जाना पड़ता है और बाकी एक खुराक जो है मरीज को वहीं पे दिया जाता है, अस्पताल में स्टाफ के मौजूदगी में ही लेता है और बाकी जो शेष 2 खुराक है वह अपने साथ ले जाता है। मतलब कंटिन्यूअस फेज जो इंटेंसिव फेज था वहाँ पे मरीज को अस्पताल में जाकर सप्ताह में 3 दिन, एक दिन छोड़ कर 3 दिन दवाई लेना पड़ता था अस्पताल के स्टाफ के सामने। लेकिन कंटिन्यूअस फेज में ये होता है कि मरीज को सप्ताह में 1 दिन और शुरुआती दिन जाना पड़ता है सप्ताह के, और उस दिन उसे जो है क्या किया जाता है कि दवाई का 3 खुराक का पैक सौंप दिया जाता है, जो उसे 1 सप्ताह चलने वाला है वह मरीज को दे दिया जाता है प्रथम दिन ही। और एक जो प्रथम दिन का दवाई होता है वह मरीज जो है अस्पताल में स्टाफ के सामने में ही लेता है, मौजूदगी में ही, और शेष जो 2 बच जाता है खुराक वह घर आकर बताए हुए समय टाइम से लेता है, ठीक है। देखिए, जिन्हें वह बताई गई समय सारणी के अनुसार 1 दिन छोड़कर 1 दिन लेता है। मतलब जो स्टाफ बता दिए रहते हैं कि घर जाने के बाद ये जो 2 खुराक है कब लेना है, तो 1 दिन छोड़कर और किस समय लेना है बता देती है, तो उस समय मरीज अपने अनुसार लेता है, ठीक है। 3 खुराक को लेने के पश्चात खाली पैक को अगले सप्ताह के प्रथम दिन वह रोगी अस्पताल ले जाता है, जहाँ उस खाली पैक को जमा कराकर नया भरा हुआ पैक प्राप्त कर लेता है। अब इंटेंसिव फेज के बाद जो कंटिन्यूअस फेज है इसमें होता यह है कि मरीज को 1 खुराक तो सामने में दे दिया जाता है प्रथम दिन, दूसरे जो खुराक होता है जो बाकी का जो 2 खुराक है वह घर ले जाकर खाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है कि उसको जो है क्या हो कि मरीज जाए और सप्ताह का दवाई ना खाए 2 खुराक और आके फिर अगले सप्ताह के लिए दवाई ले जाए, ऐसा नहीं होता है। वह मरीज 2 दिन का जो दवाई खाया रहता है उसका खाली पैक जब वो अगले सप्ताह के प्रथम दिन जाएगा तो उसको जमा कराएगा, तभी जाके उसको एक नया पैक मिलेगा फिर से। तो यह इम्पोर्टेंट बातें हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि प्रथम खुराक अस्पताल में ले ली जाती है तथा शेष 2 खुराक को रोगी घर ले जाता है, ठीक है।
वही चीज़ें है कि जो रोगी होते हैं प्रथम खुराक को तो अस्पताल में ही ले लेता है और दवा को जमा कर देता है, बाकी के जो 2 खुराक होता है उसको वह घर ले जाता है और जिसे बताया जाता है जिस समय लेने का, तो एक दिन छोड़ कर वह ले लेता है और फिर अगले सप्ताह के जब प्रथम दिन आता है तो खाली डिब्बे को जमा कराता है स्वास्थ्य केंद्र पर और फिर उसको भरी हुई जो है पैक मिल जाता है दवाई का, ठीक है। तो यह कंटिन्यूअस फेज होता है, जबकि इंटेंसिव फेज में व्यक्ति को एक दिन छोड़ कर सप्ताह में 3 बार जो है स्वास्थ्य केंद्र पर जाना ही पड़ता है और सबके सामने स्वास्थ्य कार्यकर्ता के सामने लेना पड़ता है इंटेंसिव फेज में। जबकि कंटिन्यूअस फेज में मात्र 1 दिन सप्ताह में जाना पड़ता है, वो भी फर्स्ट दिन, ताकि फर्स्ट दिन का दवाई वहीं ले ले सबके सामने और बच्चा 2 खुराक उससे मिल जाता है जो घर आकर लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने बता दिया डॉट्स थेरेपी में। अब यहाँ पे एक और डॉट्स प्लस कार्यक्रम चला। डॉट्स प्लस कार्यक्रम का मतलब होता है कि यह डॉट्स जो थेरेपी है उसका बढ़ा हुआ एक्सटेंडेड रूप है, ठीक है। डॉट्स प्लस थेरेपी का उपयोग बहु औषधि प्रतिरोध क्षय रोग मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी के उपचार हेतु किया जाता है। डॉट्स थेरेपी में होता यह है कि इसमें आप लोग को बता दिए 2 फेज में दवाई दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो डॉट्स प्लस होता है इसमें बहुत सारे दवाइयों का जो है क्षय रोग के विरुद्ध में काम करने वाले दवाइयों का जो है उपचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब डॉट्स प्लस थेरेपी का उपयोग जो है बहु मतलब बहुत औषधि, मतलब बहुत सारे औषधियों का उपयोग क्षय रोग के विरुद्ध जो है उपचार के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यही जो है हमारा डॉट्स प्लस थेरेपी है। अब यहाँ पे देखिएगा डॉट्स प्लस थेरेपी प्रदान करने के लिए तृतीयक स्तर के देखभाल केंद्रों जैसे मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पताल पर डॉट्स प्लस स्थलों की स्थापना की गई है। देखिए जो डॉट्स थेरेपी है वो आपको पीएचसी पर भी मिल जाता है, प्राथमिक केंद्र पर भी, सब सेंटर पर भी मिल जाता है। लेकिन आपके जो डॉट्स प्लस थेरेपी होता है यह तृतीय स्तर, मतलब प्रथम स्तर कौन होता है, प्रथम स्तर कौन होता है आपका प्राइमरी ग्रामीण स्तर पर, ठीक है। उसके बाद द्वितीय स्तर होता है जिला वाला, ठीक है। और तृतीय स्तर का जो मैं आपको बता दूं, पहला स्तर आपका कौन सा होता है, पहला स्तर जो होता है वह गांव वाला प्राइमरी, दूसरा होता है सीएचसी और तीसरा होता है जिला वाला या मेडिकल कॉलेज। तो जो ये हमारा डॉट्स प्लस होता है यह तृतीय स्तर के जो देखभाल के केंद्र होते हैं, जो हेल्थ सेंटर होते हैं, वहाँ जो जैसे मेडिकल कॉलेज वगैरह पर डॉट्स प्लस की स्थापना की गई है, ठीक है। प्रत्येक राज्य में कम से कम एक डॉट्स प्लस केंद्र की स्थापना की गई है, ठीक है। प्रत्येक राज्य में कम से कम एक डॉट प्लस केंद्र की स्थापना की गई है। इन केंद्रों पर प्रशिक्षित स्टाफ की नियुक्ति भी की गई है। अब इन केंद्रों पर जो है डॉट्स प्लस के केंद्र जहाँ जहाँ स्थापित किए गए हैं वहाँ पर कम से कम जो भी ट्रेनेड स्टाफ है उनको भी वहाँ पे नियुक्ति किया गया है, ठीक है। डॉट्स प्लस थेरेपी के अंतर्गत इंटेंसिव फेज की अवधि 6 महीने का, जबकि आवश्यकता अनुसार इसे 9 महीने तक बढ़ाया जाता है। मतलब डॉट्स प्लस थेरेपी में जो इंटेंसिव फेज होता है यह 6 महीने तक चल सकता है या ज़रूरी पड़ने पर 9 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। इंटेंसिव फेज के दौरान उपयोग में ली जाने वाली दवाइयाँ निम्न हैं। देखिए इंटेंसिव फेज में जो दवाइयाँ हैं यह निम्न प्रकार से लिया जाता है, जैसे कानामाइसिन, ओफ्लॉक्सासिन, एथिनामाइड, साइक्लोसेरिन, पैराजिनामाइड और पायराजिनामाइड, इथाम्बुटोल, ठीक है। सॉरी यह इथाम्बुटोल है, ध्यान में रखिएगा। तो ये दवाइयाँ आपका क्या चीज़ का है, देख लीजिए। इंटेंसिव फेज के दौरान जो 6 से 9 महीने तक चल सकता है, इन सारी दवाइयों का जो है इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। कौन कौन से दवाई, कानामाइसिन, ओफ्लॉक्सासिन, ठीक है। उसके बाद है एथिनामाइड, साइक्लोसेरिन, पैराजिनेमाइड और इथाम्बुटोल, इसका इंग्लिश गलत है, इथाम्बुटोल। ये सब दवाइयाँ आपके इंटेंसिव फेज में चलने वाले हैं, ओके। जबकि जो कंटिन्यूअस फेज होता है उसका अवधि 18 माह की होती है, जिसके अंतर्गत निम्न 4 दवाइयाँ दी जाती है। जो कंटिन्यूअस फेज होता है उसमें 18 माह की अवधि होता है, जिसमें 4 दवाइयाँ दिया जाता है। कौन कौन दवाइयाँ, ओफ्लॉक्सासिन, इथेनामाइड, साइक्लोसेरिन और इथाम्बुटोल। तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि कंटिन्यूअस फेज 18 माह का होता है डॉट प्लस में, जिसमें 4 दवाइयाँ दिया जाता है, ओफ्लॉक्सासिन, इथेनामाइड और साइक्लोसेरिन और इथाम्बुटोल। ये 4 दवाइयाँ दिया जाता है किसमें, डॉट प्लस के कंटिन्यूअस फेज में, ओके।
इस प्रकार देख सकते हैं कि डॉट्स थेरेपी की कुल अवधि 24 से 27 माह की होती है। मतलब डॉट प्लस थेरेपी का अगर अवधि पूछेगा ऑब्जेक्टिव में तो 24 से 27 माह लिखिएगा। अगर 6 माह तक इंटेंसिव चलेगा तो कंटिन्यूअस 18 माह तो 24 माह हो जाएगा। अगर आवश्यकता अनुसार यह 9 माह तक चलेगा तो 27 माह हो जाएगा। इस प्रकार से 24 से 27 माह इसका डेट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका रिवाइज वाला हो गया समाप्त। ठीक है, रिवाइज ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम समाप्त हो गया। आप लोग इसको अच्छे से लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए इंग्लिश में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इंग्लिश में देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी हो गया। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोग के सामने हमें आएगा, चलिए आप लोग को हम दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य देखभाल या सुविधा का स्तर समझाइए। मतलब लेवल ऑफ हेल्थ केयर का स्तर आपसे पूछ सकता है। स्वास्थ्य देखभाल या स्वास्थ्य सुविधा के कितने स्तर होते हैं बताइए। तो देखिए स्वास्थ्य देखभाल का मुख्यतः त्रिस्तरीय होता है, 3 स्तर होता है। ठीक है, कौन कौन स्तर होता है? एक प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल होता है, एक हमारा जो है द्वितीयक देखभाल होता है और एक हमारा तृतीयक देखभाल होता है। मात्र यही 3 प्रकार के स्वास्थ्य स्तर का देखभाल होता है। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में क्या होता है देख लीजिए। ये मुख्य रूप से रोधात्मक प्रिवेंटिव जो है प्रकार की स्वास्थ्य देखभाल होती है जो कि समुदाय के लोगों में बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रदान की जाती है। ठीक है, इस प्रकार की सेवा उपकेंद्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा व्यक्ति तथा परिवार के समाज को लोगों को दी जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल व्यक्ति, परिवार, समुदाय को सरकार द्वारा प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के साथ प्रथम स्तर का संपर्क भी होता है। तो देखिए जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो प्रथम लेयर है यहाँ पे होता है यह प्रिवेंटिव प्रकार का, मतलब यह बचाव, ठीक है ना, रोकथाम वाला उपचार देता है। यहाँ पे कोई जो है ज़्यादा सीरियस मरीज को या फिर बीमारी को पूर्ण तरीक़ा से जो है कंप्लीट तौर पर ठीक ही नहीं कर देता है। यह मुख्यतः जो है प्रिवेंटिव करता है, मतलब बचाव करता है रोगों से, जिसमें व्यक्ति, समुदाय या व्यक्तियों को जो होने वाला रोग है उससे रोकथाम करता है, बचाने के लिए जो है देखभाल प्रदान करता है। ठीक है, और यह जो सेवा है सब सेंटर पर या PHC पर जो है व्यक्ति, परिवार या समाज को दी जाती है। ठीक है, यह जो है सरकार के द्वारा दिया जाने वाला ऐसा देखभाल होता है जो प्रथम स्तर का संपर्क भी जो है व्यक्ति, परिवार और समुदाय को सरकार से बनाता है। ठीक है, तो यह पहला जो है फर्स्ट लेवल का कॉन्टैक्ट भी होता है, पहला स्तर समझ गए। दूसरा स्तर देखिएगा सेकेंडरी हेल्थ केयर। सेकेंडरी हेल्थ केयर का मतलब होता है कि द्वितीयक स्तर का देखभाल। ठीक है, चलिए देखिए द्वितीयक स्तर का देखभाल का मतलब क्या है कि द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत वे सेवाएं शामिल है जो मेडिकल विशेषज्ञ तथा हेल्थ प्रोफेशनल के द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, इस स्तर की स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं, समस्याओं का निदान एवं उपचार किया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य तथा जिला अस्पताल द्वितीय स्तर की देखभाल से संबंधित है। अब देखिए जो द्वितीयक सेवा होता है यह जो है मेडिकल विशेषज्ञ जो होते हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट या फिर हेल्थ के क्षेत्र में जो प्रोफेशनल, जो व्यावसायिक डिग्री लेकर आए हुए होते हैं उनके द्वारा जो है दिया जाता है। जहाँ पे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर के टीम होते हैं, लैब असिस्टेंट, नर्स वगैरह सब होती है, वहाँ पे द्वितीयक स्तर का देखभाल किया जाता है और यहाँ पे जो है जटिल समस्याओं का भी निदान और उपचार किया जाता है। प्रथम वाला में क्या था कि सिर्फ रोग से बचाने के लिए जो है देखभाल किया जाता है। ठीक है, लोगों को बचा देगा, रोग से, रोग के रोकथाम के लिए काम कर देगा, दवाई दे देगा, लेकिन कहेगा कि आगे जाइए दिखाने, मैं कंप्लीट ठीक करने के लिए। ठीक है, तो आगे कौन सा है? द्वितीयक स्तर का है, सेकेंडरी हेल्थ केयर है, जहाँ पे मरीज को जो है स्वास्थ्य सेवा दिया जाता है वह मेडिकल विशेषज्ञ होते हैं और हेल्थ प्रोफेशनल के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें मरीज को विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं को उपचार और निदान दिया जाता है। मतलब यहाँ पे जटिल समस्या का निदान और उपचार किया जाता है। ठीक है, सेकेंडरी लेवल में यह CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है या फिर जिला अस्पताल जो है द्वितीय स्तर के होते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए कि कौन किस लेवल में आता है। साथ में यहाँ पे जो तृतीय लेवल का है टर्शियरी हेल्थ केयर है, इस चीज़ को यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल में स्पेशलाइज हेल्थ केयर होते हैं जो कि प्राथमिक तथा द्वितीयक स्तर से हेल्थ प्रोफेशनल द्वारा रेफर किए गए मरीजों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं। मतलब जो तृतीयक स्तर का जो देखभाल होता है वह जो है प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर से जो मरीज को रेफर किया जाता है, यानी जो प्रथम और द्वितीय स्तर पर नहीं हो पाता है बीमारियों का इलाज या उसके जटिलता का, तो उसको जो है तृतीय स्तर में भेजा जाता है। और तृतीय स्तर स्पेशलाइज हेल्थ केयर होते हैं, जैसे TB का मरीज होगा तो
तो टीबी अस्पताल, हार्ट का मरीज होगा तो हार्ट के अस्पताल, न्यूरो का मरीज होगा तो न्यूरो के अस्पताल। ये सब क्या है, स्पेशलाइज हेल्थ केयर जो प्रोवाइड करता है, और वो सब तृतीय अंतर्गत आता है, जो कि प्राथमिक और द्वितीयक स्तर से हेल्थ प्रोफेशनल के द्वारा रेफर किए गए मरीज होते हैं, उनको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है तृतीय स्वास्थ्य देखभाल में। ठीक है, इस प्रकार की स्वास्थ्य देखभाल में लोगों की बीमारी के निदान एवं उपचार के साथ साथ विभिन्न अनुसंधानों संबंधित कार्य भी किए जाते हैं। अब जो भी जैसे मेडिकल कॉलेज हो गया, तो मेडिकल कॉलेज भी आपके तृतीय स्तर में ही आ जाएगा, क्योंकि जो भी सदर जिला के हॉस्पिटल होते हैं या जो भी CHC है ये द्वितीयक स्तर का है, और जो प्राइमरी है, जो सब सेंटर है, वह प्रथम वाला है। तो उस दोनों जगह से मेडिकल कॉलेज में भी रेफ़र किया जा सकता है, या फिर स्पेशलाइज जो है हॉस्पिटल में भी रेफ़र किया जा सकता है, जहाँ पे बीमारी के साथ साथ अनुसंधान का भी कार्य किए जाते हैं। तो तीनों चीज़ों समझ गए। चलिए, तो यहाँ पे नीचे आपको इंग्लिश में दिया गया है, इंग्लिश में देख लीजिएगा आप लोग। प्राइमरी के बारे में दिया है, सेकेंडरी, और नीचे यहाँ पे टर्शियरी के बारे में दिया गया है, आप लोग अच्छे से देख लिए। ठीक है, चलिए विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिए, तब तक धन्यवाद। PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के कुछ देर बाद। तब तक धन्यवाद।